अगर आप क्लास 12th में हो और साइंस लिए हो तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में, खास करके हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एनसीईआरटी को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं क्या होता है, चैप्टर खत्म करने के बाद जब आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको रफ एंड टफ एक पूरी तरह से सिलेबस की जानकारी हो जाती है और सभी टॉपिक्स आपके रिवाइज भी हो जाते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन बनाने की आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपके इस रिवीजन में हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग आज बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज का। यहां पर अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। आप लोग पूरी तरह से यहां पर एक्सरसाइज सॉलिड स्टेट के कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय को लॉस करते हुए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने पास कॉपी, पेन और एनसीईआरटी बुक जरूर लेकर के बैठ जाए। उम्मीद रखिएगा कि इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के थ्रू हर थ्योरी का रिवीजन जरूर करवा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप लोग का थ्योरी बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में एमॉर्फस वर्ड की बात की जाए तो एमॉर्फस एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। क्या होता है मतलब? नो फॉर्म इसका मीनिंग होता है। मींस ऐसे सॉलिड्स जिनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई भी फॉर्मेट नहीं हो। कोई फॉर्मेट मतलब हम लोग ऐसा ना बोल पाए कि हमारा सॉलिड तो हेक्सागोनल है, हमारा सॉलिड तो क्यूबिक है, हमारा सॉलिड टेट्रागोनल है। ऐसा कुछ भी ना बोल पाए जिसकी ज्योमेट्री बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो, पार्टिकल में किसी भी प्रकार की फॉर्म नहीं हो, उस सॉलिड को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पार्टिकल से फिक्स ज्योमेट्री नहीं है, पार्टिकल्स हर दूसरे पार्टिकल से इक्वी डिस्टेंट पर नहीं है, अलग अलग पोजीशन पर है, मतलब कि सॉलिड के इस कोने में पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, उस कोने में पार्टिकल दूर दूर हो सकते हैं, हर जगह अलग अलग अरेंजमेंट है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, डिफरेंट होते रहता है। और इसीलिए इन सॉलिड्स की मेल्टिंग पॉइंट इस तरफ कुछ और होगी, उस तरफ कुछ और होगी, हीट ऑफ फ्यूजन इस तरफ कुछ और होगा, उस तरफ कुछ और होगा। एक ही सॉलिड मेरे पास में है लेकिन कोई भी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड नहीं होती है। ऐसे सॉलिड को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एमॉर्फस टर्म को डिफाइन करना है तो सिंपल नो फॉर्म है ना। तो कह सकते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इरेगुलर है ना। सिंपल कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इरेगुलर या आर इन इरेगुलर पैटर्न है ना। ये हमारा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हम लोग देख ले, अगर हम लोग यहां पर, तो सबसे फेमस एग्जांपल है इसका ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। आप लोग जानते ही हो, सिलिका क्वार्ट्ज, ध्यान दीजिएगा, सिलिका क्वार्ट्ज SiO2 है, ये हमारा सिलिका क्वार्ट्ज यहां पर इस तरह से है, क्वार्ट्ज है। ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसके पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सबसे पहले जैसे इसको हम लोग हाई टेम्परेचर मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद इसके पार्टिकल्स बिखरने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब तुरंत उसको हम लोग आफ्टर सम टाइम हम लोग यहाँ पर हीट करने के बाद सुपर कूलिंग करते हैं, हीट करते हैं, कब तक? मेल्ट करते हैं, हीट एंड देन सुपर कूलिंग जब हम लोग करते हैं, सुपर कूलिंग ठंडा जब कर देते हैं, तो ये पार्टिकल्स उसी इरेगुलर पैटर्न में ही फ्रीज हो जाते हैं, और इसलिए जब बाद में सॉलिड बनता है तो ये हमारा कहलाता है ग्लास, और ये हमारा एमॉर्फस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, दुनिया की जितनी भी सारे पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स आप लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ोगे। पॉलीमर्स की बात कर ले, जैसे प्लास्टिक की बात कर ले, प्लास्टिक हो गया है ना, नाइलोन हो गया, रबर हो गया है ना, रबर हो गया, जिसमें भी पॉली लगा हुआ है, पॉली विनाइल क्लोराइड PVC हो गया, सेलोफेन हो गया, ये सभी एग्जांपल्स हमारे क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। तो आई होप एमॉर्फस समझ में आपको आ गया। 1.2 की बात कर ले, ध्यान देखिएगा। What makes a glass different from a solid such as quartz? तो
क्वार्ट्ज जैसे सॉलिड से ग्लास किस प्रकार डिफरेंट है, अभी आपको यहां पर हम बता चुके हैं कि क्वार्ट्ज हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास हमारा एक एमोर्फस सॉलिड है। तो ग्लास और क्वार्ट्ज में अगर डिफरेंस हम लोग को देखना है तो कई सारी चीजों से हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। पहली बात जो देख नहीं सकते वो ये है कि क्वार्ट्ज का इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो है वो रेगुलरली अरेंज्ड होता है। आपके एनसीईआरटी में जहां चैप्टर शुरू हुआ है क्रिस्टलाइन एमोर्फस के टर्म में एक फोटो दिया होगा नीचे में, वो फोटो में लेफ्ट साइड का फोटो आपका क्वार्ट्ज का है और राइट साइड का फोटो ग्लास का है। आप देख सकते हो क्वार्ट्ज में रिपीटिंग पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, और जो ग्लास है उसका पैटर्न इररेगुलर हो गया जबकि बना हुआ है इसी से, ठीक है ना। तो क्वार्ट्ज में जो देख नहीं सकते वो ये है कि क्वार्ट्ज का इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है जबकि ग्लास का पार्टिकल्स रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है। और जो हम लोग चेक आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके वो क्या है कि क्वार्ट्ज का जो है हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी शार्प है, फिक्स्ड है, जबकि ग्लास का हीट ऑफ फ्यूजन डिफरेंट होता है। ग्लास में जो है ग्लास की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प नहीं होती है। याद रखिएगा एक चीज और कि ग्लास जो है हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या मतलब हो गया कि ग्लास के बने हुए कोई भी अगर आपके पास बर्तन है, फ्लास्क है, तो वो आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ सालों के बाद क्या होते हैं, ऊपर से पतले होते जाते हैं और नीचे से मोटे होते जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये सभी जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं सभी सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होता है, जस्ट लाइक लिक्विड। लिक्विड की तरह बिल्कुल पार्टिकल मोशन में रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, ग्लास का कोई बर्तन मान लो बना तो ग्रेविटी कारण से क्या होता है, धीरे धीरे पार्टिकल्स बड़ी स्लो रेट में एकदम खिसकते जाता है, नीचे की तरफ खिसकते जाता है और आफ्टर सम टाइम नीचे में वो ग्लास जो है मोटा हो जाता है और ऊपर से वो पतला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्लास जो है डिफरेंट होता है किससे, क्वार्ट्ज से। तो कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंस कैसे दिखाना है, तो डिफरेंस आपको क्रिस्टलाइन एमोर्फस के टर्म में आपको डिफाइन करके दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद है अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को हम लोग ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक चीज हमेशा कि एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमोर्फस एंड वाइस वर्सा, और कोई एमोर्फस सॉलिड भी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है, कोई नहीं मतलब सर्टेन कुछ क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड भी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी क्रिस्टलाइन को हम एमोर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एमोर्फस को भी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन को एमोर्फस में कन्वर्ट करने का तरीका यहां पर यह होता है कि कुछ सॉलिड को हम लोग मेल्ट करके फिर सुपर कूलिंग, मेल्ट करके एकाएक ठंडा करने के बाद जो है क्रिस्टलाइन कन्वर्ट किस में हो जाता है, एमोर्फस में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर कूलिंग मतलब हो गया, सुपर कूलिंग मतलब क्या, इंस्टेंट कूलिंग हो गया, एकाएक पार्टिकल को पार्टिकल जहां तैर रहा है वहां पर ही फ्रीज हो जाएगा पार्टिकल, तभी एमोर्फस। धीरे धीरे कूलिंग में क्या होगा कि पार्टिकल जो जो लिक्विड स्टेट से धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट करते 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 क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट फिर से हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन मोल्टेन फॉर्म में था और सॉलिड बनने के बाद फिर से क्रिस्टलाइन बन जाएगा। इसलिए सुपर कूलिंग, जब पार्टिकल बिखरा हुआ हो तो वहीं पर हम लोग उसको फ्रीज कर दे तो वो हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड होगा, और एमोर्फस सॉलिड सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। 1.3 की बात कर ले, 1.3 की बात कर ले तो 1.3 में है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आयनिक मेटालिक मॉलिक्यूलर नेटवर्क या सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड्स या एमोर्फस में हमको यहाँ क्लासिफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आयनिक का बेसिकली आपको बात पता है कि आयनिक सॉलिड में आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस और एनायंस दोनों। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेटालिक सॉलिड में केवल कैटायंस प्रेजेंट होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। मेटल्स की एग्जांपल इसमें आ गया। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स काम करता है। इसमें 3 टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें कि लंडन फोर्सेस काम करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। और चौथा है कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड जो कि एटम से बने होते हैं, जिन एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है और उनका स्ट्रक्चर नेटवर्क होता है, मतलब कि एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात आप लोग पता है, तो यहां पर हम लोग पहचानना है
यहां पर हमारे पास नंबर 1 में दिया हुआ है P4O10। तो ये P4O10 क्या एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड में यह आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में यह आएगा, ये मॉलिक्यूलर में आ गया। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करेंगे, अमोनियम फॉस्फेट। ध्यान देना यहां पर कि जब भी फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड ये सभी आता है तो ये सभी आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये आयनिक सॉलिड में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, SiC है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो बाबू याद रखोगे, कार्बन हो गया, कार्बन में दो रूप, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है ना। फिर यहां पर सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन, जो भी ये सभी होते हैं, ये सभी कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड में जाएगा। ये किस में जाएगा जी? नेटवर्क में जाएगा, नेटवर्क सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर ले I2। तो I2 हमारा क्या है? आयोडीन है, ये I2 मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा P4 है, P4 व्हाइट फास्फोरस है, तो ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी मॉलिक्यूलर में आ गया। ठीक है, प्लास्टिक की बात कर ले तो प्लास्टिक अभी तुरंत बताए थे कि प्लास्टिक पॉलीमर है, तो ये हमारा एमोर्फस सॉलिड में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? एमोर्फस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, कमेंट जरूर करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ग्रेफाइट की बात कर ले बाबू, तो ग्रेफाइट अभी आपने पढ़ा कि एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है, तो ग्रेफाइट कार्बन हो गया, तो कार्बन इसके जैसा ही ये नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में जाएगा, ये नेटवर्क हो गया। ठीक है उसके बाद ब्रास की बात कर लेंगे, तो ब्रास क्या है? ये मेटल एलॉय है, ब्रास मेटल एलॉय है। क्या क्या होता है हम भी भूल रहे हैं, वैसे जिंक और कॉपर मेरे ख्याल से होता है। ठीक है ना, तो ब्रास जो है, सॉरी, ब्रास जो है वो हमारा एलॉय है, तो एलॉय भी हमारा मेटेलिक सॉलिड में आएगा। किस में आएगा? ये मेटेलिक सॉलिड में ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, रुबिडियम, रुबिडियम क्या है? वो तो मेटल ही है, एस ब्लॉक का ही मेटल है, तो रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप का ही मेंबर है ना, तो ये हमारा मेटालिक सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा मेटालिक हो गया। LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, इसमें लिथियम आयन कैटायन है, ब्रोमाइड आयन एनायन है, तो ये आयनिक सॉलिड में आएगा। और हम लोग सिलिकॉन की बात करें तभी तुरंत पढ़े थे, सिलिकॉन हमारा किस तरह सॉलिड में आएगा? नेटवर्क सॉलिड में आएगा। सिलिकॉन किस में आ जाएगा? नेटवर्क में ये आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स से आप लोग को पता करना है, इसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो थ्योरी है उसका अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाला बात होगा तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास अब जो यहाँ पर है 1.4 क्वेश्चन का यहाँ पर आ रहा है। आपके पास भी क्वेश्चन तो होगा ही, जरूर देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, और एकदम सभी क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में करते जाइए, केवल ऐसे नहीं कि पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना बस कहानी खत्म, वो नहीं करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करते जाना है कंप्लीटली। ठीक है, याद रखोगे तुम्हारे टीचर क्या पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाओ ना बनाओ, वो जो भी जरूरी हो अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी का एक कॉपी जरूर बनाना और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें कंप्लीट जरूर करते रहना और चेकआउट करना खुद से कि हमने कितना एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है ना, डेफिनेटली एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग को काम कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है आपके लिए। समझे बात को? चलो बाबू लोग, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज 1.4 की। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? तो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी सॉलिड की बात कर ले हम लोग, कोई भी पैकिंग की बात कर ले, ठीक है ना, जैसे कोई भी सॉलिड बना हुआ होता है, मान लो चाहे वो 2D पैकिंग में हो, चाहे वो 3D पैकिंग में हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, तो कोई भी सॉलिड के अंदर में किसी भी एटम के चारों ओर सराउंडिंग एटम जितने होते हैं जो उससे जुड़े हुए रहते हैं, ये सराउंडिंग एटम की संख्या जो है जो उससे कनेक्टेड होती है उसी को हम लोग बोलते हैं उस दिए गए एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पर देख लो तुम, इसके चारों बगल 6 एटम्स हैं, तो बोलेंगे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा, है ना। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ अ गिवन एटम, दिए गए एटम के जितने पड़ोसी एटम्स की संख्या होती है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। जैसे कि कोऑर्डिनेशन यहां पर कितना हो गया? 6 हो गया। अगर एक सिंपल क्यूबिक हमारे पास स्ट्रक्चर हो भाई इस तरह से,
तो सिंपल क्यूबिक में यहां पर अगर कोई एटम्स प्रेजेंट हो तो ये एटम देखो यहां पर ये क्यूब हमारे पास इसके लेफ्ट में एटम है तो इसके आगे भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, राइट में भी एटम होगा, होगा ना जी। ये कुछ इस तरह से तो जाएगा स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। ये क्यूब रिपीट हो रहा होगा बार बार। तो यहां पर इसके लेफ्ट में एटम है तो राइट में भी एटम होगा, पीछे एटम है तो आगे भी निकला होगा एटम, नीचे एटम है तो ऊपर भी क्या होगा, यहाँ एटम होगा। तो इसके सराउंड में कितना एटम हो गया, 6 एटम हो गया। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 होता है। बीसीसी की बात कर ले बाबू लोग, तो बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसमें एटम हमारा सेंटर में जो एटम होता है बॉडी में एटम, वो 8 एटम से कनेक्टेड होता है जो कि कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ रहा है यहां पर पूछ रहा है, याद रखिएगा हम वैसे सबका बतलाते हैं। तो आपको हम बतला दिए यहां पर कि एलसीपी लीनियर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। याद रखिएगा लीनियर क्लोज पैकिंग कितना होता है, 2 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल वाला जो होता है इसमें 6 होता है, ठीक है। अब यहां बात कर लेंगे सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो सीसीपी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, क्यूबिक 3 तरह के होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। अगर ये सिंपल सीसीपी है, सिंपल क्यूबिक वाला है, तो यहाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल है तब जाकर के यहाँ पर 6 होगा। सीसीपी अगर एफसीसी वाला है, फेस सेंटर क्यूबिक है, तो यहां पर ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और सीसीपी अगर बीसीसी वाला है यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक का क्लोज पैकिंग है, तब यहां पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर 3 डायमेंशनल वाला भी है तो यहां पर इसका 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जनरली बोलते हैं, अगर एनसीईआरटी में आपको सीसीपी नजर आ जाए तो आप लोग ये वाला सीसीपी समझोगे, ठीक है ना। सीसीपी केवल लिखा हुआ है तो आप लोग को एफसीसी वाला सीसीपी समझना है, ठीक है। इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 1.4 भी यहां से आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1.5 का सवाल करते हैं। तो 1.5 में क्या कहता है सवाल, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल। अगर मेरे पास मान लो कि ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है और ये किसी एटम से मान लो बना हुआ है, यहाँ ये एटम से मान लो बना हुआ है, तो कहता है कि आप इस एटम का एटॉमिक मास कैसे आप जान पाओगे, जब मान लो कि आपको इस यूनिट सेल का डेंसिटी गिवन होगा और इसका डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर एज लेंथ दिया हुआ रहेगा। तो सिंपल सी बात है भाइयों, आप लोग पढ़े हुए हो आराम से, ठीक है ना, कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो गिवन है, मास गिवन नहीं है। मास क्या होगा, एक सपोज एक एटम का मास हम लोग मान लेते हैं, इसमें एक एटम का मास मान लेते हैं, मास जो कि बहुत छोटा मास होगा। मोलर मास तो मान लो कार्बन है तो 12 लिख देंगे, अलग बात है, हमें पता होता है मोलर मास, लेकिन हम लोग को जो डेंसिटी निकालना है वो इस यूनिट सेल का मास बाय इसी यूनिट सेल का वॉल्यूम से निकालना होगा। तो मास की बात करते हैं, मान लिया इस एक एटम का मास स्मॉल m है, और हम लोग जानते हैं किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, जेड एटम होते हैं, जेड मानते हैं, क्योंकि ये एटम तो पूरी तरह से इस यूनिट सेल में नहीं है ना, ये तो 1/8 में ही इस यूनिट सेल में है ना, पढ़े हो ना। तो कहने का अर्थ यहां पर ये हो गया कि टोटल टुकड़ों को मिलाकर के हम लोग एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है इसको जेड से इंडिकेट किए हुए हैं। लाइक आप लोग सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू 1 पढ़े होगे, बीसीसी में 2 पढ़े होगे, एफसीसी में 4 पढ़े होगे, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप लोग 6 पढ़े होगे, है कि नहीं है। तो यहां पर मान लिया कि जेड एटम है, तो टोटल मास कितना हो गया, एक एटम का मास अगर m है तो जेड एटम का मास कितना हो गया, जेड इंटू m बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अब मास तो हमको गिवन होगा नहीं, हमको क्या निकालना है, मोलर मास। तो ध्यान दीजिएगा, मोलर मास क्या होता है, किसी भी एटम का 1 मोल का मास, यानी कि अगर ऐसे ऐसे मेरे पास 1 मोल एटम हो तो उसका मास को बोलते हैं मोलर मास। यानी कि अगर एक एटम का मास स्मॉल m है तो वैसा वैसा हमको 1 मोल एटम लेना पड़ेगा। 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 10⁻23। इतना एटम लेंगे तो 1 मोल एटम होगा, और ये हो गया 1 मोल एटम का मास। किसे क्या कहेंगे, मोलर मास या एटॉमिक मास, जो भी कहो। अब यही से m का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर।
मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी m के प्लेस पर ये अब रख देंगे अगर हम लोग, तो डेंसिटी इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू कैपिटल M मतलब मोलर मास बाय a क्यूब इंटू, ये देखो यहां पर m बाय क्या था, m बाय n नॉट था ना, तो ये m बाय क्या हो गया n नॉट। एंड देयरफॉर यहां से हम लोग जो है अब मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ये नीचे वाला जाएगा यहां ऊपर में ना, a क्यूब इंटू n नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा z। तो इस प्रकार से अगर हमें यूनिट सेल का डायमेंशन दिया हुआ है अगर और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से एटम का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो एक्सप्लेन हमने कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर 1.6 का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कमेंट कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिपेंड करती है कि उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितना है, ज्यादा है कि कम है, इस बात पर निर्भर करती है। ये कैसे, तो ध्यान दीजिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं 1.6 का, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाबू लोग, जरा ये बतलाना कि कोई भी क्रिस्टल स्टेबल कब होगा। जाहिर सी बात है कि अगर उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन जो भी है, ठीक है, उसमें वेरी वेरी लेस गैप होगा, साथ ही साथ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तभी वो क्रिस्टल क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना। कोई भी क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसमें हर एक एटम्स के बीच में मिनिमम गैप हो। मिनिमम गैप मतलब कि मैक्सिमम पैकिंग हो, पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा हो, है ना, पार्टिकल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो, वो भी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, ताकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर भाग ना पाए, तभी वो क्रिस्टल क्या होता है हमारा, ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो है ना, ठीक है। तो अब बतलाओ यहां पर, मान लो कि ये दो एटम्स हमारे पास, यहां पर ये हमारे पास कोई सॉलिड है, सपोज ये कोई सॉलिड है हमारे पास, और यहां पर मान लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो पार्टिकल के बीच में, वो फोर्स मान लो कि वेरी वेरी हाई है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो यही रिफ्लेक्ट करता है, यही चीज जो है प्रभावित करता है किस चीज को, मेल्टिंग पॉइंट को। जाहिर सी बात है कि किसी भी सॉलिड को अगर मेल्ट करना है, इसको अगर हीट करके मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने का मतलब होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से टूट जाएगा और ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ करके फ्लो करना शुरू कर देगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब मेल्टिंग किस पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, इसका मतलब कि हम लोग को ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा हम लोग को इस फोर्स को तोड़ने में और इसको मेल्ट कराने में। यानी कह सकते हैं एक तरह से क्या, कि जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है, खैर यहाँ हालांकि ये आयनिक सॉलिड के लिए है, कि लैटिस एनर्जी जो है किसे कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के एक मोल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। किसी क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना है, उसको सारे क्रिस्टल के एटम्स को गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। उसको हमने जितना एनर्जी लगेगा तो उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, खैर लैटिस एनर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं समझना, यहाँ से जो मेल्टिंग पॉइंट समझा देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ठीक है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ये एटम क्लोजली पैक्ड होगा और ये क्रिस्टल क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल सी बात है, कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है ना। कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इथाइल एल्कोहल, डाइथाइल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम अ डेटा बुक। किसी डेटा बुक से, यानी गूगल से बोलता है कि आप लोग को मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट कर लेना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, हम बतला देते हैं तुम लोग को। हम सॉलिड वाटर यानी H2O ले लिया जाए, इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH ले लिया जाए, ठीक है ना। डाइथाइल ईथर मतलब कि यहाँ पर C2H5O C2H5 ये है डाइथाइल ईथर ले लिया जाए, और मीथेन लिया जाए। तो ध्यान देना यहाँ पर ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, और आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है, और वहां पर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लंडन फोर्स काम करता है। यहाँ पर ये लंडन फोर्स हो जाएगा, लंडन फोर्स हो जाएगा।
ठीक है। यहां पर ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है तो यहां पर ये हमारा डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा और यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स काम करेगा। यहां पर जो है हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इथेनॉल। तो यहां पर वैसे इथेनॉल जो है कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, किसकी तुलना में? वाटर तुलना में, क्योंकि वाटर जो है अपने स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन थ्रू बनाता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन थ्रू बनाता है। जबकि इथेनॉल की बात कर ले तो इथेनॉल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल एक हाइड्रोजन थ्रू बनता है, एक ऑक्सीजन थ्रू बनता है। इसलिए यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, बट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा है? वाटर में ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आप डेटा बुक से कलेक्ट करोगे ना, तो आप पाओगे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इथेनॉल का उससे कम है, उससे कम डाइथाइल ईथर का है और उससे कम किसका है? मीथेन का आपको मिलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, and that's why the solid crystal of water is extra stable than ethanol, than diethyl ether followed by methane, है ना। सबसे कम स्टेबल किसका सॉलिड होगा, किसका क्रिस्टल होगा? मीथेन का होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो सॉलिड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट से स्टेबिलिटी का हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है किसको? स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल को। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है 1.7 का क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक रफली हो गया, आप इसको लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? 1.7 की क्वेश्चन की। आप लोग भी ध्यान दोगे एकदम, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, करते हुए तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं हम लोग 1.7 की, एक्सरसाइज 1.7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स? आप लोग यहां दिए गए 3 सवाल में जो पेयर है आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट यहां पर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पैकिंग का जो टर्म होता है, टाइप जो होता है, वो ए बी ए बी ए बी टाइप का पैटर्न होता है, किसमें? हेक्सागोनल में। और जबकि सीसीपी की बात करें यानी एफसीसी यूनिट सेल में ए बी सी ए बी सी ए बी सी पैकिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। क्लियर है? इसमें अगर हम बात कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बाबू सबका 12 ही होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 ही होता है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? यहाँ पर 12 ही होता है। ठीक है ना, पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर यही है। और इसमें बात कर लेंगे कि ये चूंकि क्यूबिक है तो ये हमारा एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये हो गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देन HCP, ज्यादा सिमेट्रिकल है, सिमेट्री पाया जाएगा किसमें? क्यूबिक में। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा अंतर जनरली हम लोग अंतर बतला दी यहाँ पर। ठीक है ना, वही हम लोग बात कर लेंगे क्यूबिक है तो क्यूबिक वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर हेक्सागोनल है, इसके यूनिट सेल की बात कर लेंगे तो जेड का मान यहाँ पर एक यूनिट सेल में 4 होगा, इसके यूनिट सेल की बात कर लेंगे तो कितना आइटम होगा? इसमें 6 आइटम होगा। डिफरेंस हो गया। नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम लोग, ये यूनिट सेल यहां पर है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का 2D या 3D अगर हम लोग स्पेस में अरेंजमेंट कर दें पार्टिकल्स का और एक ज्योमेट्री बना दें, तो उस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, है ना। 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, 2D या 3D ज्योमेट्री ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें कि एक छोटे से यूनिट का बार बार रिपीटेशन दिखाया जा रहा हो, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, और यहां पर सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ, सिंपलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस जिस छोटे से स्ट्रक्चर के रिपीटेशन से बना होता है, उस छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। लाइक एक दीवार की बात कर लो, सपोज दीवार हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसका एक एक ईंट जो है वो क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। सपोज में ईटा, गिट्टी बालू सब नहीं है तब,
ठीक है ना। मान लो कि परफेक्ट ईटा एकदम अरेंज है, तब जाकर के ये होगा, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, यानी कि ये हमारा होल क्रिस्टल को एक्सप्रेस करता है और ये हमारा उसका एक फंडामेंटल यूनिट को एक्सप्रेस करता है। हालांकि हम लोग स्टडी किसका करते हैं, यूनिट सेल का ही स्टडी करते हैं। कारण क्या है, जो इसका डेंसिटी होगा वही डेंसिटी इसका होगा, है ना। स्मॉलेस्ट एक दिए गए रेडियस में जितना इसमें एटम होगा उतना ही एटम इसमें होगा। इसलिए पूरे क्रिस्टल का स्टडी एक बार में लोग नहीं कर सकता है, इसलिए उसके यूनिट सेल का स्टडी करके हम लोग पूरे के लिए स्टडी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा नंबर पॉइंट है टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड, याद रखिएगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्फीयर्स अगर हमारे पास n है तो टेट्राहेड्रल वाइड उस सॉलिड में कितना होगा, 2n होगा, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, n होगा। अगर ये नंबर ऑफ वाइड की बात कर लिए, एक क्रिस्टल में, एक पैकिंग के अंदर में अगर ये स्फीयर गोल गोली मिठाई जो बनाते हो वो अगर n संख्या में है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा, 2n होगा। यानी आपने 100 स्फीयर लिया है ना 3D पैकिंग में ना, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड जो है 200 हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड 100 ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4, और ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 होता है। टेट्राहेड्रल वाइड जो है इस तरह से हमारे पास 3 एटम यहां पर और इसके ऊपर से 1 एटम रख दो ऐसे करके, ठीक है ना, कुछ इस तरह से 3 एटम यहां पर और 1 एटम इसके ऊपर से, तो ये बीच का जो गैप बना होगा टेट्राहेड्रल वाइड यही कहलाता है। और 3 एटम ऐसे और इसके ऊपर से 3 एटम ऐसे रख दिया जाए, यानी कि ये एक इन दोनों के ऊपर में है और ये 2 जो है इसके ऊपर में है, तो बीच का जो वाइड बना होगा यहां पर वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कहलाता है, कुछ इस तरह से। ये 3 है ये वाला, 1 2 3 1 2 3, और ये 3 है ये वाला, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। और ये कनेक्टेड है इसके दोनों से, यानी कि ये दोनों सटा हुआ है और ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो बीच का जो स्पेस बना यही हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है। तुम देख सकते हो अगर यहाँ कोई एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है तो वो 3 3 6 से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 1.7 क्लियर होता है और आप लोग आगे बढ़ जाते हैं 1.8 के लिए, ठीक है। तो 1.7 तक समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करोगे। तुम लोग कहां किस चीज में दिक्कत हो रहा है वो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो अगले वीडियो से चाहेंगे कि उसमें कुछ और भी आपका एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जो भी दिक्कतें हो, क्या दिक्कत है, ठीक है, अरे तुम लोग सीखते ही हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम लोग सीखते नहीं हो, सीखने के लिए ढेर सारा तुम्हारा जो है चैनल है वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीजें यहाँ यूट्यूब पर मौजूद है, आजकल कमी थोड़ी ना है। लेकिन सवाल यह है कि तुम सही तरीके से कहां पर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो सही तरीके से, तुम्हारा प्रॉपर गाइडेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुमको जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मेन ये चीज होता है। पढ़ाई तो हर जगह है, सबसे बेस्ट हम मानते हैं, किसी का भी वीडियो देखने सबसे बेस्ट होता है कि तुम बुक से पढ़ाई करो और खुद को इंप्रूव करो। ये वीडियोस, ये कोचिंग, ये क्लासेस आजकल जो है ना बच्चों को कामचोर बना रही है, बुरा मत मानना, सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम भी पर्सनल स्टडी किए हैं और जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई में मन लगता है ना, फिजिक्स पर हो चाहे केमिस्ट्री पर हो, इतना ज्यादा मन लगता है पढ़ने में, वो नहीं देखते हैं स्टूडेंट को मन लगता है। जितना भी कोचिंग में इंस्टीट्यूट में बच्चे होते हैं ना, सभी मार्क्स के पीछे दौड़ रहे होते हैं, मार्क्स मिलेगा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिला नहीं मिला, इंटरेस्ट कुछ नहीं है टॉपिक में। और जब तक टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा ना तब तक मार्क्स भी सही ढंग से नहीं आएंगे, और बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं। इसलिए ना तुम जान लो, यहाँ पर किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर 100 बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो जरा सोच लो, वहां पर जो है उसके पास 50,000 बच्चे होते हैं, उसमें 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 49,900 बच्चे कहाँ चले गए उसका कोई था पता नहीं होता है। और इतना गारंटीज के साथ बोलते हैं कि वो 100 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे ना, वो उस इंस्टीट्यूट में ना पढ़ करके कहीं और पढ़ते, अपने से भी पढ़ते, तो वो भी सिलेक्टेड होते। क्योंकि कोचिंग सिलेक्शन नहीं देता है, स्टूडेंट तुम खुद को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। चलो आगे की बात करते हैं। 1.8 का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। एक होता है यूनिट सेल कंटेंट, यूनिट सेल कंटेंट, ठीक है ना, जिसको जेड से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। यहां पर क्या होता है, किसी यूनिट सेल के अंदर में कितने टुकड़ों में एटम प्रेजेंट है उसको जोड़ दो तो ये नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, लाइक 1/4 1/4 1/4 1/4, तो यानी कि 1, ठीक है ना। एक होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है,
वो 3D या 2D ज्योमेट्री का जिसका भी बात करना है कर लो, वो सारा प्लेस, वो सारा स्पेस जहां जहां एटम को लोकेट कर सकते हैं किसी यूनिट सेल में, वो सारे स्पेस जो है, प्लेसेस जो है, वो लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। जरा ध्यान से देखना यहां पर। तो अगर हम बात कर लेंगे यहां पर, हम लोग को लैटिस पॉइंट्स पूछा गया है, तो किसी किसी जगह पर आंसर में इसमें गड़बड़ा सकता है, कहीं कहीं कोई कोई कुछ कुछ और आंसर लिखता है, कहीं कुछ और आंसर लिखता है। हम दोनों तरह से बतलाते हैं तुमको बात, ठीक है ना। अगर फेस सेंटर क्यूबिक की बात कर लेंगे, तो फेस सेंटर क्यूबिक में अगर हम लोग बात करें तो जेड का मान कितना होता है, 4 होता है। यानी कि उसके अंदर में अगर हम लोग एटम्स को देखें तो एटम्स जो है इस तरह से सभी कॉर्नर्स पर अरेंज्ड होते ही हैं, साथ ही साथ 6 फेसेस पर भी, फेस सेंटर पर भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक पीछे वाला फेस और एक आगे वाला फेस। 6 फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का, कॉर्नर का 1/8 का। तो 1/8 गुना 8 कॉर्नर 1 हो गया, 1/2 इंटू 6 फेसेस कितना हो गया, 3 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4। यानी एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, 4 हो गया। और अगर इसके पास लैटिस पॉइंट्स की बात की जाए, कितने जगह पे एटम को लोकेट किया गया, तो तुम देखोगे 8 कॉर्नर से प्लस 6 फेस है, 8 कॉर्नर से और 6 फेस है, यानी 14 ऐसे जगह है इसके अंदर में जहां पर एटम्स को लोकेट किया जा सकता है। तो लैटिस पॉइंट कितना हो गया इसमें, 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर फेस सेंटर टेट्रागोनल की बात कर ले, फेस सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर टेट्रागोनल की बात कर ले। तो प्यारे बच्चों, फेस सेंटर टेट्रागोनल की अगर बात कर ले तो उसमें भी क्या होता है, टेट्रागोनल तो आप लोग पढ़े ही होंगे। टेट्रागोनल में जो जनरली रिलेशनशिप होता है सी टी की बात कर ले तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, ये हमारा टेट्रागोनल रिलेशन है। और फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी क्या होता है, उसमें भी 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं और 6 फेस पे एटम प्रेजेंट होता है। तो उसमें भी लैटिस पॉइंट यानी एटम का प्लेस कितना हो जाता है, 14 ही हो जाता है। कुछ इस तरह से फेस सेंटर टेट्रागोनल हमारा होता है, फेस सेंटर टेट्रागोनल हमारा कुछ इस तरह से होता है। ए बी के इक्वल है लेकिन सी हाइट कुछ अलग है, ठीक है ना। यही हमारा फेस सेंटर टेट्रागोनल है, ठीक है। तो यहां पर भी इसमें सेम कंडीशन होते हैं और सेम यहां पर जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लेकिन लैटिस पॉइंट पूछा है तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, बॉडी सेंटर की बात कर लेंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक है हमारे पास, खैर यहाँ बॉडी सेंटर लिखा हुआ है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करेंगे तो जेड बराबर कितना होता है, 2 होता है। बट इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके यहाँ जो एटम्स होते हैं क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और एक एटम कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर में होता है। तो कितने जगह ऐसे हैं जहां एटम रखे गए हैं, तो 8 कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर, यानी कि 9 ऐसी जगह है जहां पर एटम्स को रखा गया है। तो लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी हो गई, यहां पर 9 हो गई। क्लियर है यहां पर। तो लैटिस पॉइंट पूछेगा जब भी तो ध्यान दीजिएगा, वो आपसे प्लेस पूछ रहा है कि कितने प्लेस पर एटम्स को लोकेट किया जा रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर के उसमें जेड का वैल्यू रख देते हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। जेड क्या है आपका, यूनिट सेल कंटेंट है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। आज के इस वीडियो का देखते हैं 10 तक हम लोग कवर करने वाले हैं, आज कर लेंगे 10 तक कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे का कवर करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम लोग 1.9 की बात कर लेते हैं, आराम आराम से आप लोग स्टडी करते जाइए, ठीक है। 1.9 में क्या है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। बाबू मेटालिक और आयनिक में बहुत सिमिलैरिटीज है, बहुत डिफरेंस भी है। तो मेटालिक की बात कर ले और आयनिक की बात कर ले तो ध्यान देना, यहां पर ये भी आयंस के बने होते हैं, ये भी आयंस के बने होते हैं, मेड ऑफ आयंस, ठीक है ना। टाइप ऑफ आयंस की बात कर ले, टाइप ऑफ आयंस की बात कर ले तो मेटालिक में केवल कैटायंस प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है कैटायंस भी होते हैं एंड एनायंस भी होते हैं। बोलो हाँ या ना। आयनिक में कैटायंस और एनायंस दोनों होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर ले यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है, हाई, इसका भी हाई होता है, इसका भी हाई होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद बात कर ले यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ले तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं,
और यहां पर फोर्स काम करता है मेटालिक बॉन्ड, केटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड यहां पर काम करता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज डिफरेंस भी दिखा रहे हैं आपको हम। ये हमारा जो, अगर हम लोग यहाँ पर मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें, मेलिबिलिटी की बात कर ले तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये हमारा मेलेबल होता है, यानी पीट करके इसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डक्टाइल होता है, मतलब आप इसको जो है खींच करके वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो मेटल का। लेकिन आयनिक सॉलिड इसके इंस्टेड पर क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, माने भंगुर होते हैं। मेटल भाई सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, जबकि मेटालिक सॉलिड सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि आयनिक सॉलिड पानी में इजीली सॉल्युबल होता है। कई सारी बातें हैं, कितना लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बात ये है कि भैया आयनिक सॉलिड, इन आयनिक सॉलिड्स ions are held by strong electrostatic force, है ना, that's why its crystal is hard। कैसा होता है इसका क्रिस्टल, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। कैसा होता है, ब्रिटल। ये ब्रिटलनेस जो है आयनिक का गुण है, लेकिन हार्डनेस जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से आ गया। आयनिक सॉलिड में आयंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो हार्ड होते हैं। ठीक है, 1.10 की बात कर ले तो 1.10 में आप लोग जो है कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन ईच केस ऑफ अ मेटल क्रिस्टल। आप लोग इसी प्लेलिस्ट में आप लोग ऊपर के वीडियोस को सिलेक्ट करो तो जो आपका थ्योरी का वीडियो आएगा पैकिंग इफिशियंसी, आपको वहां पर थंबनेल पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसमें ये वाला वीडियो कंप्लीटली बनाया हुआ है, उसमें हमने प्रूव किया हुआ है सब कुछ में। यानी कि सिंपल क्यूबिक में जो हमारा पैकिंग इफिशियंसी होता है वो कितना होता है, 52.38% होता है। बीसीसी में कितना होता है, 68% के अराउंड में होता है। और एफसीसी में कितना होता है, 74% के अराउंड में होता है। ये हमारा पैकिंग इफिशियंसी, ये प्रूफ किया हुआ है। इसके लिए पहले आपको ए और आर में रिलेशन चेकआउट करना पड़ेगा। जो सिंपल के लिए कितना होता है, ए बराबर 2r, बीसीसी के लिए ए बराबर 4r/√3 और एफसीसी के लिए ए बराबर 4r/√2, ये रिलेशन होता है। और z का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, z का मान यहाँ पर 2 है, z का मान यहाँ पर 4 है। केवल यही दोनों चीज की मदद से हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू प्रूव करते हैं, जो इतना आता है। कैसे प्रूव करते हैं, ये हमारा इसी प्लेलिस्ट का, थोड़ा सा ऊपर सरक जाओ, थ्योरी वाले सेक्शन में जाओ, यानी कि इसी प्लेलिस्ट में ऊपर वाले 3-4 वीडियो के बाद जो है ना तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी थंबनेल पे लिखा होगा। क्लिक करोगे, एकदम डिटेल्ड अच्छे से समझाया हुआ, डेफिनेटली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, समझाया हुआ वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है ना। कारण क्या है कि हम आपके ही साथ समझो कि आपके ही जमाने से हम गुजर रहे हैं, तो हमको पता है कि स्टूडेंट टीचर से पढ़ते वक्त कहां पर मिस कर जाता है और कहां पर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जब भी वीडियोस बना रहे हैं तो हम उस तरीके से हर एक पहलू पर विचार कर लेते हैं पहले से कि हमें कहां प्रॉब्लम होती थी, आपको कहां हो रही होगी। ठीक है ना। तो इसलिए गारंटीड बोलते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉलो करते रहिए इस चैनल को, और जो भी दिक्कतें हो कमेंट में आइए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट चेकआउट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, चाहे पर डे 200 कमेंट क्यों ना आए, हम पर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से आप लोग जो है तैयार रहिए। जो भी दिक्कतें होती है आप लोग यहाँ शेयर करिए। जो भी सवाल बनाने में दिक्कत होता है, सवाल भी आप लिख के कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियोस बना दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग 11 नंबर से सवाल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये अगले मेरे ख्याल से अगले 2 वीडियो या मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 वीडियो में भी काम चल जाएगा। चेकआउट किया जाएगा कि 1 या 2 वीडियो में एक्सरसाइज और कंप्लीट कर दिया जाए सॉलिड स्टेट का। इससे पहले इन टेक्स्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं, एग्जांपल के भी बनाए हुए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।